अगर हम लोग कोई भी जिम्नास्टिक सेंटर जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारे टाइप्स के इक्विपमेंट्स देखने मिलते हैं, जैसे कि बारबेल, डम्बेल, ऐसे बहुत सारे टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि एक्सरसाइज के लिए या फिर बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। एक कॉमन सा इक्विपमेंट होता है जिसे हमें बोलते हैं बारबेल। एक बार हम लोग लेते हैं और उसके दोनों साइड पर हम लोग कनेक्ट करते हैं दो प्लेट्स। अगर दोनों प्लेट्स या फिर अगर हम लोग जो दो प्लेट्स कनेक्ट कर रहे हैं अगर उनके मासेस अगर सेम रहते हैं तो जो पूरा जो सिस्टम होता है वो बैलेंस कंडीशन में होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हो बैलेंस स्टेट में होता है। मगर हम लोग वही सेम कंसिडर कर लेते हैं, वो रॉड कंसिडर कर रहे हैं और एक साइड पे हम लगा देते हैं 10 किलोग्राम की प्लेट, दूसरे साइड पर हम लोग लगा देते हैं 2 किलोग्राम की प्लेट। तो जो पूरा जो सिस्टम होगा या फिर वो जो पूरा जो बारबेल होगा वो अनबैलेंस हो जाएगा। मगर उसके बाद भी एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है, अगर आप उसको होल्ड करते हुए पूरे बारबेल को अगर आप लिफ्ट करते हो तो जो बारबेल होगा वो बैलेंस स्टेट में होगा। और वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो होता है सेंटर ऑफ मास पॉइंट। तो हम लोग सेम यहाँ पर वही कंसिडर करेंगे। हम लोग कंसिडर करेंगे एक सिस्टम जिसमें एक जगह मास का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और दूसरी जगह मास का जो मैग्नीट्यूड है वो है कम। और ये पूरे जो सिस्टम होगा इसको हम लोग होल्ड लिफ्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास पॉइंट को होल्ड करते हुए। तो जब हम लोग ये पूरे सिस्टम को जब हम लोग लिफ्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास पॉइंट को होल्ड करते हुए तो जो पूरा जो सिस्टम होगा वो बैलेंस कंडीशन में होगा। फिर हम लोग ये भी देखेंगे जब हम लोग ये पूरे सिस्टम को होल्ड करते हैं वो लिफ्ट करते हैं वो पॉइंट को होल्ड करते हुए जो कि सेंटर ऑफ मास पॉइंट नहीं है, तो ये जो पूरा जो सिस्टम होता है वो अनबैलेंस स्टेट में होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर है 10 किलोग्राम का मास और यहाँ पर है 2 किलोग्राम का मास। और अगर हम लोग देखें पूरे जो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास कहाँ बनना चाहिए, सेंटर ऑफ मास पॉइंट कहाँ बनना चाहिए, सेंटर ऑफ मास पॉइंट वहीं बनेगा जहाँ पर मास का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा वो इधर बनेगा। तो अगर ये पॉइंट को अगर हम लोग होल्ड करते हुए लिफ्ट करेंगे तो ये जो पूरा जो सिस्टम होगा वो होगा बैलेंस स्टेट में। मगर हम लोग कोई एक ऐसा पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जो कि सेंटर ऑफ मास पॉइंट नहीं, ये पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जो कि सेंटर ऑफ मास पॉइंट नहीं है। अगर इसको होल्ड करते हुए अगर हम लोग ये पूरे सिस्टम को लिफ्ट करें तो ये जो पूरा जो सिस्टम होगा वो अनबैलेंस स्टेट में होगा। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला है पूरा जो सिस्टम होगा वो अनबैलेंस स्टेट में होगा जब हम लोग ये पूरे सिस्टम को ये पॉइंट को होल्ड करते हुए लिफ्ट करेंगे। तो दूसरा ये जो पूरा जो सिस्टम होगा वो बैलेंस स्टेट में होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा जब हम लोग पूरे सिस्टम को सेंटर ऑफ मास पॉइंट होल्ड करते हुए लिफ्ट करेंगे। तो तीसरा हम लोग देखेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है इसके लिए हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे। और ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन होगा ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पॉइंट का, उसको हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड, दोनों जो मासेस है उसके हम लोग डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे विद रेस्पेक्ट टू पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से। कंसीडर कर लेते हैं पूरे जो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास बन रहा है वो इधर बन रहा है और इसको हम लोग पॉइंट पी कंसीडर कर लेते हैं। तो पहला जो मेथड है हम लोग दोनों जो मास है 10 किलोग्राम का मास और 2 किलोग्राम का मास, दोनों के डिस्टेंस को कंसीडर करते हुए पॉइंट पी से दोनों का कितना डिस्टेंस है उसको कंसीडर करते हुए हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे। दूसरा, ये पूरे सिस्टम को हम लोग रखेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस में। तो जब हम लोग ये पूरे सिस्टम को कोऑर्डिनेट एक्सिस में रखेंगे तो ये जो 10 किलोग्राम का मास है इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा, 2 किलोग्राम मास का कोऑर्डिनेट्स होगा। फिर सिमिलरली जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा जो कि है पॉइंट पी उसका भी कोऑर्डिनेट्स होगा। तो उन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए हम लोग बनाएंगे मैथमेटिकल इक्वेशन ये पॉइंट पी के लिए। और ये जो पॉइंट पी है वो है पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। तो जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिस्टम अनबैलेंस कंडीशन में होगा। अनबैलेंस कंडीशन में पहला पॉइंट, अनबैलेंस कंडीशन में क्यों होगा, अनबैलेंस कंडीशन में इसलिए होगा हम लोग ये सिस्टम को लिफ्ट करेंगे ये पॉइंट को होल्ड करते हुए जो कि सेंटर ऑफ मास पॉइंट नहीं है। तो देखेंगे बेसिकली क्या होगा। तो अगर हम लोग ये देखें यहाँ पर है m1 मास m2 मास, ये है m1 मास और ये है m2 मास। दोनों मास पे एक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। m1 मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है m1g। m2 मास पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है वो है m2g। तो ये जो m1 मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है तो ये जो m1 मास है पूरे सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। सिमिलरली जो m2 मास पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है उसके इन्फ्लुएंस के वजह से ये जो m2 मास होगा पूरे सिस्टम को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो अगर हम लोग देखें ये जो m1 मास पूरे सिस्टम को जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उसको हम लोग r1 रोटेशन कंसीडर कर रहे हैं। और ये जो m2 मास पूरे सिस्टम को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये पूरे m2 मास की वजह से सिस्टम पर जो रोटेशन क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग r2 कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो m1 मास है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है विद रेस्पेक्ट टू m2। m1 मास का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है विद रेस्पेक्ट टू m2। तो अगर m1 मास का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो जो m1 मास पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा वो ज़्यादा होगा।
M2 मास पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इम्पैक्ट होगा वो थोड़ा कम होगा। तो M1 मास के वजह से जो सिस्टम पर जो रोटेशन की रेट होगी जो कि होगी R1 वो ज़्यादा होगी। सिमिलरली M2 मास के वजह से जो सिस्टम पर रोटेशन की रेट होगी जो कि होगी R2 वो थोड़ी कम होगी विद रेस्पेक्ट टू R1। तो अगर कहीं रोटेशन अगर एग्जिस्ट कर रही हो तो वहाँ पर टॉक एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो R1 रोटेशन के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल जो टॉक होगा वो होगा टाउ1। सिमिलरली जो R2 रोटेशन के वजह से जो R2 रोटेशन के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल टॉक होगा वो होगा टाउ2। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देखें, जो यहाँ पर जो टाउ1 टॉक कौन क्रिएट करेगा, M1 मास पूरे सिस्टम पर टाउ1 टॉक क्रिएट करेगा। और यहाँ पर जो टाउ2 टॉक है वो M2 मास पूरे सिस्टम पर क्रिएट करेगा। M2 मास के वजह से जो टॉक क्रिएट होगा वो होगा टाउ2। M1 मास पे जो टॉक क्रिएट होगा वो होगा टाउ1। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, ये जो पूरा जो सिस्टम होगा वो अनबैलेंस कंडीशन में होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो टाउ1 टॉक है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा विद रेस्पेक्ट टू टाउ2। तो यहाँ पर टाउ1 टॉक का मैग्नीट्यूड क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि जो M1 मास है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा है। ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा होने की वजह से ये जो M1 मास सिस्टम पर जो रोटेशन क्रिएट कर रहा है R1 वो ज़्यादा है। तो ये रोटेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब टॉक ज़्यादा है। तो टॉक ज़्यादा होने की वजह से तो ये जो पूरा जो सिस्टम होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर जाएगा और वो नीचे गिर जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ख़त्म होती है अनबैलेंस कंडीशन। तो अनबैलेंस कंडीशन में हमने क्या देखा, अनबैलेंस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग ये पूरे सिस्टम को वो पॉइंट होल्ड करते हुए लिफ्ट करेंगे जो कि सेंटर ऑफ मास पॉइंट नहीं है, जिसके वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इम्पैक्ट होगा M1 मास पर वो ज़्यादा होगा और M2 मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पैक्ट कम होगा, जिसके वजह से जो M1 मास सिस्टम पर जो टॉक क्रिएट करेगा टाउ1 उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। टाउ1 टॉक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से पूरा सिस्टम अनबैलेंस स्टेट में होगा। अनबैलेंस स्टेट में होने की वजह से ये पूरा जो सिस्टम होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर जाएगा और नीचे गिर जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर जो सिस्टम होगा वो होगा अनबैलेंस स्टेट में। अभी हम लोग देखेंगे कि जो बैलेंस कंडीशन में अगर ये पूरा सिस्टम अगर बैलेंस कंडीशन में होता है तो उस केस में क्या होगा। तो ये पूरा सिस्टम तभी बैलेंस कंडीशन में होगा जब हम लोग ये सेंटर ऑफ मास पॉइंट को होल्ड करते हुए ये पूरे सिस्टम को लिफ्ट करेंगे तभी। तो अगर हम लोग ये सेंटर ऑफ मास पॉइंट को होल्ड करते हुए लिफ्ट करते हैं तो ये जो पूरा जो सिस्टम होगा वो होगा बैलेंस कंडीशन में। वो कैसा होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो जब हम लोग सेंटर ऑफ मास पॉइंट को होल्ड करते हुए लिफ्ट करेंगे तो बेसिकली दोनों जो मासेज है M1 मास और जो M2 मास दोनों पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा था, M1 मास पर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा था, M2 मास पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था वो थोड़ा कम था, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इन्फ्लुएंस था M2 मास पर वो थोड़ा कम था। मगर जब हम लोग ये सिस्टम को सेंटर ऑफ मास पॉइंट को होल्ड करते हुए लिफ्ट करेंगे तो दोनों मासेस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इन्फ्लुएंस होगा वो इक्वल होगा। दोनों मासेस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इन्फ्लुएंस होगा वो इक्वल होगा, जिसके वजह से ये जो M1 मास जितना सिस्टम पर रोटेशन क्रिएट करेगा M2 मास भी उतना ही रोटेशन पूरे सिस्टम पर क्रिएट करेगा। मतलब यहाँ पर जो M1 मास के वजह से जो रोटेशन क्रिएट हुआ होगा सिस्टम पे जो कि R1 वो एक्जैक्टली बराबर में होगा M2 मास के जो कि रोटेशन क्रिएट करेगा सिस्टम पे जो कि है R2। मतलब जब हम लोग ये सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पॉइंट को होल्ड करते हुए लिफ्ट करेंगे तो दोनों मासेस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इन्फ्लुएंस होगा वो सेम होगा, जिसके वजह से जो R1 रोटेशन R2 रोटेशन दोनों बराबर में होगी। R1 रोटेशन R2 रोटेशन बराबर होने का ये मतलब है कि जो टॉक जो क्रिएट होगा, मतलब ये जो M1 मास पूरे सिस्टम पर जो टॉक क्रिएट कर रहा है टाउ1 टॉक वो बराबर में होगा। मतलब M1 मास पूरे सिस्टम पे जितना टॉक क्रिएट करेगा M2 मास भी उतना ही टॉक क्रिएट करेगा पूरे सिस्टम पर। तो यहाँ पर जो टाउ1 टॉक होगा वो टाउ2 टॉक के बराबर में होगा। तो अगर हम लोग ये दोनों टॉक देखें, ये दोनों टॉक ये जो M1 मास पूरे सिस्टम पे जो टॉक लगाएगा वो है टाउ1, M2 मास टाउ2 टॉक लगा रहा है। टाउ1 टॉक का जो डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज और जो टाउ2 टॉक का जो डायरेक्शन है जो कि M2 मास पूरे सिस्टम पे लगा रहा है वो है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर दोनों टॉक का डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से और मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से पूरा जो सिस्टम होगा वो बैलेंस कंडीशन में होगा या फिर बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, ये एक है ब्लॉक, ये ब्लॉक पे राइट हैंड साइड पे लग रहा है F फोर्स, लेफ्ट हैंड साइड पे लग रहा है F फोर्स। दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन अपोजिट है। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो पूरा जो सिस्टम होगा वो बैलेंस स्टेट में होगा। ये पूरा जो सिस्टम होगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, वो ना ही राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा ना ही लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा। सेम यहाँ पर भी हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो M1 मास M2 मास पर M1 मास पर और जो M2 मास पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो सेम ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्फ्लुएंस M1 मास पर जितना है M2 मास पर भी उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्फ्लुएंस है।
वो कभी होगा जब हम लोग ये पूरे सिस्टम को सेंटर ऑफ सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है उसको होल्ड करते हुए लिफ्ट करेंगे तभी। तो सेम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करने के वजह से जितना m1 मास टॉर्क क्रिएट करेगा उतना m2 मास भी टॉर्क क्रिएट करेगा पूरे सिस्टम पर। और अगर हम लोग देखें दोनों जो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, मगर जो डायरेक्शन है वो है अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से पूरा जो सिस्टम होगा वो होगा बैलेंस कंडीशन में, या फिर बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो सिस्टम होगा वो अनबैलेंस कंडीशन में कभी होगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होगी, और जब सिस्टम होगा वो बैलेंस कंडीशन में कभी होगा, और बैलेंस कंडीशन में क्या क्या कंडीशंस हो, बैलेंस स्टेट में जब सिस्टम होगा तो उस केस में क्या क्या होगा, हमने वो कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया यहाँ पर। जैसे कि हमें मालूम है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि हमें मालूम है अगर कहीं टॉर्क एग्जिस्ट कर रहा हो, या कहीं अगर रोटेशनल मोशन अगर एग्जिस्ट कर रहा हो वहाँ पर होगा टॉर्क। और जो टॉर्क होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स के बराबर में होता है। कंसीडर कर लेते हैं ये है डिस्क, और ये जो डिस्क है वो रोटेशनल मोशन कवर कर रही है, और ये है डिस्क का एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये देख सकते हैं जो डिस्क है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और ये जो डिस्क पे जो फोर्स लग रहा है वो है एफ। तो यहाँ पर जो डिस्क पे जो फोर्स लग रहा है वो है एफ, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस, ये कंसीडर कर लेते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो डी है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम लोग जो टॉर्क कंसीडर करें तो जो टॉर्क है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स के प्रोडक्ट के बराबर में होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग फोर्स को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में टॉर्क ज़्यादा होगा। अगर फोर्स को कांस्टेंट कंसीडर करते हुए अगर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कम कंसीडर करते हैं तो उस केस में जो टॉर्क होगा वो कम होगा। तो जो टॉर्क है वो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर में होता है। जो टॉर्क होता है वो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर में होता है, ये हमें याद रखना है क्योंकि आगे हम लोग ये अप्लाई करेंगे। तो अभी हम लोग जैसे कि मैंने बोला था अभी हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे। ये जो पॉइंट पी है पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, तो ये पॉइंट पी के लिए हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे। अभी मैथमेटिकल इक्वेशन कैसा बनाएंगे, जैसे कि मैंने बोला था ये m1 मास का हम लोग डिस्टेंस कंसीडर करेंगे और m2 मास का डिस्टेंस कंसीडर करेंगे विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी। मतलब m1 मास का कितना डिस्टेंस है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी, m2 मास का कितना डिस्टेंस है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी, दोनों डिस्टेंसेस को कंसीडर करते हुए हम लोग पॉइंट पी के लिए बनाएंगे मैथमेटिकल इक्वेशन। तो अभी हम लोग कुछ चीज़ें कंसीडर कर लेते हैं। तो कंसीडर कर लेते हैं ये है m1 मास, और ये जो m1 मास का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है, और ये है m2 मास। m2 मास का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है। आप देख सकते हो जो m2 मास का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ बन रहा है, यहाँ पर। तो अगर हम लोग कंसीडर करें और ये है सेंटर ऑफ मास, पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है। तो अगर हम लोग ये पॉइंट पी जो कि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, पॉइंट पी और m1 के सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं d1, और हम लोग ये जो m2 जो मास है उसका जो सेंटर ऑफ मास है ये, उसका अगर हम लोग डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी d2, और अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं मतलब ये m1 मास का सेंटर ऑफ मास और m2 मास का जो सेंटर ऑफ मास है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अगर हम लोग d कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर जो d1 प्लस d2 होगा वो d के बराबर में होगा। यहाँ पर जो d1 जो डिस्टेंस है वो कौन सा डिस्टेंस है, m1 मास और पॉइंट p, m1 जो मास है उसका जो सेंटर ऑफ मास है, m1 मास का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसका जो डिस्टेंस है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट p वो है d1। यहाँ पर जो m2 मास है उसका जो सेंटर ऑफ मास है ये, उसका जो डिस्टेंस है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट p वो है d2। और अगर हम लोग m1 मास का सेंटर ऑफ मास और m2 मास का सेंटर ऑफ मास के बीच का अगर डिस्टेंस अगर हम लोग d कंसीडर कर लेते हैं तो यहाँ पर d1 और जो d2 होगा वो एग्जैक्टली d के बराबर में होगा। तो ये थी बेसिक सी चीज़। तो अभी हमें क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग ये जो पॉइंट पी है उसके लिए हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन बना रहे हैं, ये d1 डिस्टेंस और d2 डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। मतलब ये जो d1 डिस्टेंस और जो d2 डिस्टेंस है उसको हम लोग फाइंड करते हुए पॉइंट पी के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे देखा था जो टॉर्क है वो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर में होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये पूरा सिस्टम कंसीडर करें तो ये जो सिस्टम होगा ये पूरे सिस्टम के लिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी वो सेंटर ऑफ मास पॉइंट के, मतलब जो पूरा जो सिस्टम है उसकी जो पूरे सिस्टम के लिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी वो होगी पॉइंट पी पर। मतलब कुछ इस तरीके से एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, मतलब कुछ इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। जो पेन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है पूरे सिस्टम के लिए पूरे सिस्टम के लिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो है ये पेन। आप कंसीडर कर सकते हो जो पेन है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन पूरे सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंसीडर करें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो पॉइंट पी से पास हो रही है। तो यहाँ पर जो m1 मास पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो है m1g,
और जो m2 मास पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो है m2g। तो हमने जैसे कि देखा था जो टॉर्क होता है वो फोर्स और जो फोर्स और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके बराबर में होता है। तो यहाँ पर m1g जो फोर्स लग रहा है वो है m1g और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है d1। तो यहाँ पर जो टाउ 1 होगा वो होगा m1g d1। और अगर हम लोग यहाँ पर अगर टाउ 2 कंसिडर करें, टाउ 2 ये जो m2 मास है पूरे सिस्टम पर जो टॉर्क लगा रहा है वो है टाउ 2। तो यहाँ पर जो टाउ 2 होगा वो m2g और d2 के बराबर में होगा। यहाँ पर अगर हम लोग m2g कंसीडर करें तो ये जो m2g है वो m2 मास पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है वो है m2g। और ये जो m2g का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ सॉरी ये जो m2 मास का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन वो है d2। यहाँ पर हमने टाउ t1 के लिए कैसा बनाया था इक्वेशन m1g d1। यहाँ पर जो m1g है वो m1 मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है वो, और जो d1 है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस m1 मास का विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट p। सिमिलरली जो टाउ 2 है उसके लिए हमने m2g d2 कैसा बनाया। यहाँ पर जो m2g है वो जो m2 मास पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है वो है m2g, और जो d2 है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस m2 मास का विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट p जो कि है पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। और हमें मालूम है जो टॉर्क है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर में होता है। तो यहाँ पर जो m1g है वो है फोर्स जो कि m1 मास पर एक्ट कर रहा है, और जो d1 है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस m1 मास का विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट p। और अगर हम लोग टाउ 2 इज इक्वल टू m2g d2, यहाँ पर जो m2g है वो m2 मास पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है वो, और यहाँ पर जो d2 है वो m2 मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट p। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग अगर देखें यहाँ पर हम लोग बैलेंस कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं। तो बैलेंस कंडीशन में बेसिकली क्या होगा, जो टाउ 1 जो टॉर्क होगा वो टाउ 2 टॉर्क के बराबर में होगा, जो टाउ 1 टॉर्क होगा वो टाउ 2 टॉर्क के बराबर में होगा। क्योंकि हम लोग पॉइंट पी के लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट, जो पॉइंट पी है जो कि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पॉइंट है उसके लिए हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन बना रहे हैं। तो जब हम लोग पॉइंट पी को होल्ड करते हुए लिफ्ट करेंगे तो जो सिस्टम होगा वो होगा बैलेंस स्टेट में। तो जब सिस्टम बैलेंस स्टेट में होगा तो जो टाउ 1 होगा वो टाउ 2 के बराबर में होगा। तो अगर हम लोग टाउ 1 और टाउ 2 का अगर हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते तो हमें मिल जाएगा m1g d1 इज इक्वल टू m2g d2, m1g d1 इज इक्वल टू m2g d2। यहाँ से हम g कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। यहाँ पर जो m1 d1 और जो m2 d2 है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन ए। अभी हम लोग क्या करेंगे, m2 d1 अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें d1 फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग d1 फाइंड आउट करेंगे, d1 डिस्टेंस कितना है उसको फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसके बाद d2 डिस्टेंस कितना है। d1 डिस्टेंस मतलब m1 मास का सेंटर ऑफ मास पॉइंट से कितना डिस्टेंस है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद d2 डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब d1 डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है, d1 डिस्टेंस किसका डिस्टेंस है, सबसे पहला जो m1 मास है उसका जो डिस्टेंस है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट p वो है d1 डिस्टेंस, या फिर और डीप में आप बोल सकते हो जो m1 मास का जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो डिस्टेंस है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट p वो है d1। सिमिलरली जो m2 मास है उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो डिस्टेंस है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट p वो है d2। तो यहाँ पर हम d1 फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला d1 डिस्टेंस जो डिस्टेंस है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, m1 d1 के साथ हम लोग m2 d1 कर देंगे ऐड। तो जब हम लोग m2 d1 ऐड कर देंगे दोनों साइड पर m1 d1 प्लस m2 d1 m2 d2 m2 d1, मतलब हम लोग m1 d1 m2 d2 के साथ हम लोग m2 d1 ऐड कर रहे हैं। तो m1 d1 प्लस m2 d1 इज इक्वल टू m2 d2 प्लस m2 d1। तो यहाँ पर अगर हम लोग d1 d1 कॉमन आउट कर ले तो हमें मिल जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2 d1 प्लस d2। यहाँ पर d1 m1 प्लस m2 d1 प्लस d2 हमने क्या देखा था, d1 प्लस d2 d होगा तो m2d। तो यहाँ पर जो d1 होगा वो होगा m2d m1 प्लस m2। तो यहाँ पर जो d1 डिस्टेंस है उसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली ये जो पॉइंट p है, मतलब ये जो पॉइंट p है उसके लिए हमने मैथमेटिकल इक्वेशन बना लिया d1 डिस्टेंस को कंसीडर करते हुए। सिमिलरली हम लोग ये जो पॉइंट p है उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे d2 डिस्टेंस को कंसीडर करते हुए। तो d2 डिस्टेंस को हम लोग कंसीडर करते हुए तो यहाँ पर हम लोग ये वाला इक्वेशन कंसीडर करेंगे m1 d1 m2 d2। सबसे पहला m1 d1 m2 d2, और अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें d2 फाइंड आउट करना है। तो हमें d2 फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, m1 d2 को हम लोग ये दोनों साइड पर ऐड कर देंगे। तो m1 d1 प्लस m1 d2 इज इक्वल टू m2 d2 प्लस m1 d1 m1 d2 m1 d1 प्लस d2 m1 हम लोग कर लेंगे कॉमन आउट, d1 प्लस d2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 d2, m1 d1 प्लस d2 हो जाएगा d m1 प्लस m2 d2। यहाँ पर अगर हम लोग कंसिडर करें हमें मिल जाएगा d2, तो हमें जो d2 मिलेगा वो होगा m1d m1 प्लस m2। तो फाइनली हमें यहाँ पर मिल गया d1
और यहाँ पे मिल गया हमें d2। तो हमने पॉइंट P के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन बना लिया दोनों डिस्टेंस को कंसीडर करते हुए। तो यहाँ पर अगर हम लोग d1 और d2 का अगर रेशियो निकालें तो उससे हमें ये क्लियरली पता चल जाएगा कि जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट होता है वो वहीं बनता है जहाँ पर मास का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम लोग वो देखेंगे अभी। तो यहाँ पर हम लोग d1 और d2 का रेशियो निकाल लेते हैं, d1 और d2 को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। d1 है m2d m1 प्लस m2, d2 है m1d m1 प्लस m2, m1 m2 m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कैंसिल, यहाँ से दोनों साइड से d कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा m2 m1। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर करें हमें मिल जाता है d1 रेशियो d2 m2 m1। इसका क्या मतलब है, अगर d2 ज़्यादा होता है तो m1 ज़्यादा होगा, d2 ज़्यादा होता है तो m1 ज़्यादा होगा। मतलब अगर ये d2 डिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है, मतलब अगर ये m1 मास अगर ज़्यादा होता है, m1 मास अगर ज़्यादा होगा तो ये d2 डिस्टेंस ज़्यादा होगा। d2 डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये जो पॉइंट P जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा वो m1 के क्लोज में होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर d2 कम होता है तो उस केस में जो m1 होगा वो कम होगा, या फिर अगर m1 कम होगा तो उस केस में d2 कम होगा। तो यहाँ पे m1 कम है, अगर हम लोग m1 को कम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर जो d2 होगा वो कम होगा। अगर d2 कम होगा तो जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा वो m1 के क्लोज में नहीं होगा, क्योंकि जो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा अगर m1 मास का अगर मैग्नीट्यूड कम होता है, m1 मास का अगर मैग्नीट्यूड यहाँ पर कम होता है तो जो d2 डिस्टेंस होगा वो कम होगा। तो अगर यहाँ पर m1 मास का मैग्नीट्यूड कम होगा तो d2 डिस्टेंस कम होगा, इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा वो m1 मास के दूर होगा। तो कुछ इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया, जो पॉइंट P के लिए हमने मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया दोनों मासेस के डिस्टेंस को कंसीडर करते हुए। आगे हम लोग ये पूरा जो सिस्टम होगा उसको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में कंसीडर करेंगे और उसके बाद हम लोग पॉइंट P के लिए बनाएंगे मैथमेटिकल इक्वेशन कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज़ करते हुए।